हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी पे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में पार्ट 2 की। हम लोगों ने पिछले सेशन में अनुच्छेद 18 तक देखा और आशा करते हैं आपको वो वीडियो ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। आज हम लोग उसके बाद यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 51 तक डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का लेक्चर है, इसलिए प्रत्येक आर्टिकल पे पर्सनली टाइम दे पाना उतना संभव नहीं है। अगर ऐसे होगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। हमको पार्ट 4 में यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में क्या करना है, पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लेना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी है। आप लोग को मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, लेकिन ज़रूर एक बार ये बताइए कि मेरा जो ये जो मैंने श्रृंखला चालू किया है पढ़ाने का, वो मेरे लिए सही है या नहीं है, या मैं आगे कैसे इसको कंटिन्यू रखूँ। इससे पहले कि बात करूँ आर्टिकल्स की, एक लाइन है आप सबके लिए कि अभी तो जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी का कई इम्तिहान बाकी है, नापा है मुट्ठी भर जमीन को मैंने, अभी नापने के लिए तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इससे पहले एक बात और है कि हमने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के हेडिंग को मैंने पहले ही लिख रखा है। अब ये इसलिए किया गया है कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जो लिखने में टाइम वेस्ट होता है वो टाइम का क्या हो पाए, मतलब बचत हो पाए, और वीडियो छोटा मतलब आधे घंटे मतलब 30 से 40 मिनट के बीच में क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो देर ना करते हुए आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल आपको दिख रहा होगा 19 की बात की जाए तो संविधान में उल्लेखित जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया, यानी कि भारत को आज़ाद करने के लिए जो 1947 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया, वो कहीं ना कहीं संबंधित इसी से था। मतलब उन लोगों को यही चाहिए था जो इस आर्टिकल में उल्लेखित है, और उन लोगों को उस समय मिल नहीं पा रहा था। हम देखेंगे इसमें कि कितने आर्टिकल्स हैं। इसमें जब ध्यान से आप देखिएगा तो 19(1)(a) करके इसमें आर्टिकल्स 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आर्टिकल है। लेकिन इसमें जब आप सीक्वेंस आइएगा तो A, B, C, D, E, G, F गायब है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया है, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको हम आगे के वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A की, तो इसमें अधिकार की बात करता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान से देखिए इस आर्टिकल को, इसको क्लियर करने में आपको दिखाई देगा कि इसमें दो मेनली क्या है टर्म्स का यूज किया गया है। पहला टर्म्स वाक्य और दूसरा टर्म्स अभिव्यक्ति। वाक्य क्या हुआ, कहीं कहीं पे आप किताब में लिखे देखेंगे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण कहिए, वाक्य कहिए, बात क्या है, सेम है। भाषण या वाक्य का मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बात को कह सकते हैं, कुछ भी किसी के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, किसी के बारे में हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, अभिव्यक्ति का मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसके मन में जो विचार चल रहा है वो क्या कर सकता है, अपने विचारों को किसी माध्यम से क्या कर सकता है, आपको एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी माध्यम से क्या कर सकता है, आपको बता सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। आपके मन में आएगा क्या सर, जो मन में आएगा सारे प्रकट कर देंगे, तो नहीं। आप याद रखिए, जैसे यहाँ पर वाक्य की स्वतंत्रता है और यहाँ पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि कोई सड़क पे लड़की जा रही है, आप जाकर उसका हाथ पकड़ लिए और बोल रहे हैं कि आप मुझसे शादी करो। भर पेट कूटेगी, खुद भी कूटेगी, घर वालों से भी कुटवाएगी, और जिसे रत भर बतियाती है ओकरो बुलाएगी, ओकरो से पिटवाएगी। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये एक लिमिटेशंस के थ्रू है, कुछ हद तक ही इसका यूज है, उसके बाद क्या है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और जब आप पढ़िएगा मेरे से फंडामेंटल राइट चैप्टर को कभी यूट्यूब पे, तो मैं बताऊंगा कि इसमें जो 19 क्लॉज 2 है
वो क्या करता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि एक और आर्टिकल है 19 क्लॉज 2, वो क्या करेगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगा। अब हम देखेंगे कौन कौन से वो 8 प्रकार हैं जिस 8 माध्यम से क्या कर सकता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर प्रतिबंध लगा सकता है। हम देखेंगे उस चैप्टर में, लेकिन मैंने पहले भी चर्चा किया था कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल का श्रृंखला है, इसमें इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा इस पर चर्चा कर सकते हैं। जब इस आर्टिकल की बात करिएगा, इस आर्टिकल में कुछ और भी हमारे अधिकार शामिल है जो आपको जानना चाहिए। जैसे इसमें एक अधिकार आता है आपका ध्वज फहराने का अधिकार। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि जो तिरंगा है, तिरंगा उसको फहराने का अधिकार दिया जाता है इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आपको इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। आपको इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है, मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। फिर से एक बात, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये क्या कहता है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है। और इसमें अन्य अधिकारों की बात की जाए तो ध्वज फहराने का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, सूचना का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, और मीडिया का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। आगे बात करेंगे शेष आर्टिकल की, तो इसमें कहा गया सभा या सम्मेलन करने का अधिकार, सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। अब सभा या सम्मेलन कैसे होगा, तो ये निरायुद्ध बिना हथियार का होगा, बिना किसी हथियार के आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। वैसे ही इसमें बात किया जाए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी की, इसमें दिया गया है संघ या समूह बनाने का अधिकार, संघ या समूह बनाने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको पार्टी दिखता है, कोई लीडरशिप दिखता है, कोई राजनीतिक पार्टी आपको दिखाई देती है, बीजेपी, आरजेडी या कोई भी, उसको अधिकार है क्या करने का, अपने पार्टी को बनाने का। सभी व्यक्ति को अधिकार है क्या करने का, एक संघ बनाने का, और वो क्या करेगा, इसी आर्टिकल के अधिकार के तहत क्या करेगा, अपनी पार्टी का, अपनी समूह का, अपने संगठन का निर्माण करेगा। जैसे बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की, तो इसमें आपका देता है आवागमन का अधिकार, आवागमन का अधिकार। आवागमन का मतलब क्या हुआ कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप चाहे तो आप घूम सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति घूमने पर पाबंदी नहीं लगाएगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि घूमना है भाई वही जगह पे जहां पर सब लोग जाता है। आप घूमने के चक्कर में किसी के बेडरूम में ना घुस जाइएगा, भर पेट पीटेगा और उसके बाद आपको समझाएगा कि कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए था, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए था। इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई की, इसमें कहता है निवास का अधिकार, इसमें कहता है निवास का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में अर्थात भारत के भूभाग में कहीं पर जहां पर आपका जमीन अवेलेबल है, जहां पर आपका भूभाग अवेलेबल है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका वहां भूभाग अवेलेबल नहीं है, अगर आप रेंट में रहना चाहते हैं या किसी भी माध्यम से आप किसी दूसरे जगह रहना चाहते हैं जहां पर आपका घर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप वहां पे निवास कर सकते हैं। जी का बात किया जाए, इसमें दिया गया है व्यापार का अधिकार कि आपको क्या है व्यापार करने का, वृत्ति करने का, वाणिज्य करने का अधिकार दिया गया है। आप अपने जीविकापार्जन के लिए क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में। व्यापार में भी याद रखिएगा, ऐसा ना है कि आप खैनी बनाने लगी, खैनी का दुकान खोल दीजिएगा, सरकार मना किया उसके बाद। ऐसा नहीं है आप दारू बेचने लगिएगा, शराबबंदी है उसके बाद। ऐसा नहीं है आप किसी बच्चे को बेच दीजिएगा, किसी महिलाओं को बेच दीजिएगा, नहीं। इसके कुछ लिमिटेशंस है जो हम कभी किसी अगले क्लास में जब फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कौन कौन सी लिमिटेशन है इसकी। तो फिर से एक बार 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी कहता है आपका सम्मेलन या सभा बनाने का अधिकार, सी कहता है संघ या समूह बनाने का अधिकार, डी कहता है आपका आवागमन का अधिकार, ई कहता है आपको निवास करने का अधिकार, और जी कहता है वृत्ति एवं व्यापार का अधिकार। जो बीच में यहाँ पर आपको एफ गैप दिख रहा है वो संपत्ति का अधिकार था, जो क्या कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध सिद्धि के संबंध में अधिकार, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध किया हो और उसको अदालत ने यह निर्णय दे दिया कि आप अपराधी हैं, मतलब आप सिद्ध हो गया कि आपको सजा मिलेगी, तो उस अपराध को सजा मिलने के लिए भी क्या है, कुछ अधिकार शामिल है। कितने अधिकार है, तो उसको 3 प्रकार के अधिकार है। पहला, भूतलक्षी विधियों से संरक्षण,
भूतलक्षी विधियों से संरक्षण, भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अपराध जो दिया जाएगा वो उसी समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा जिस समय अपराध किया गया हो, ना कि पास्ट और फ्यूचर के बने हुए कानून के आधार पर। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2022 में किसी व्यक्ति का पर्स चुरा लिया या किसी व्यक्ति का फ़ोन चुरा लिया, तो जो 2022 में पर्स चुराने के, उस फ़ोन चुराने के जो सज़ा था, वही सज़ा क्या मिलेगा उस व्यक्ति को मिलेगा, ना कि 2018 और 2025 के कानून के अकॉर्डिंग। ये कौन सा कहता है? ये कहता है पहला अपराध सिद्धि के संबंध में अधिकार में पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है। दूसरा क्या कहता है? एक अपराध एक सज़ा। एक अपराध एक सज़ा का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सजा काटकर अगर वापस आ गया तो उसी अपराध के लिए क्या दोबारा उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। इसका बढ़िया से यूज करती पता है कौन? महिला सब। कई कई गांव में क्या होता है, बिहार में शराबबंदी है, तो महिलाएं क्या करती है, जब पति पर डे पी कर आता है, अगर मारपीट करता है या मतलब घरेलू हिंसा करता है, तो उसकी पत्नी क्या करती है, थाने में एफआईआर करती है, अपने पति को क्या कर देती है, जेल में बंद करा देती है। पति बेचारा शरीफ सा इंसान जब जेल से वापस आता है तो वो सोचता है कि अब हम साधु बनकर रहेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। अब ये महिलाओं को पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको एक ही बार जो मतलब शराब पीने के लिए जो सजा दिलवाए हैं वो एक ही बार दिलवाए हैं, वो उनको पता है महिलाओं को। अगर यह बात की जानकारी मिल जाए या ऐसा कानून बना दिया जाए कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा मिल सकता है, तो वो जो बेचारा एक बार दारू पीने के लिए अंदर गया था, अगर वो अपनी पत्नी को लिपस्टिक नहीं ला कर देगा तो भी वो अंदर करवा देगी, अगर उसको घुमाने नहीं लेके जाएगा तो भी अंदर करवा देगी, अगर उसकी बातों को नहीं मानेगा तो भी अंदर करवा देगी। और सबसे बड़ी बात, अगर गलती से उसके मायके वालों का तारीफ नहीं किया, अगर बुराई कर दिया, तो भी क्या करेगी, उसी सजा के आधार पर जिसका वो सजा काट कर आया था फिर से अंदर करवा देगी। आप समझ गए होंगे कि एक अपराध मतलब कोई, मैंने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के लिए क्या हुआ कि अब 10 दिन जेल में रहिएगा, 10 दिन में जेल में गया, वापस आ गया, और फिर दोबारा मुझे उस केस से मतलब नहीं है, उस अपराध से मतलब नहीं है जो मैंने किया था, और ना ही वो व्यक्ति को मेरे से मतलब है जिसके लिए मैंने अपराध किया था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तीसरा कहता है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये क्यों हो रहा है, बात को समझिएगा। जैसे मानकर चलिए कि मुझे कोई पुलिस वाला पकड़ कर ले जाता है और किसी का मतलब मेरे किसी दोस्त का या मेरे किसी सर्कल में किसी व्यक्ति का फ़ोन चोरी हो गया और उसको शक आया मेरे ऊपर, पुलिस वाला मुझे पकड़ कर ले गया और मुझे बहुत ज़्यादा पीट रहा है, और मान के चलिए कि वो 20,000 का फ़ोन है, एग्जाम्पल ले लिया जाए, बहुत ज़्यादा पीट रहा है कि नहीं तुम बोलो कि तुम ही लिए हो, मैंने तो लिया नहीं है, लेकिन मैं जान बचाने के लिए क्या करूँगा, लास्ट में एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ भाई हम ही लिए हैं, वो फ़ोन हम बेच दिए, वो पैसा हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। लेकिन क्या बताइए, क्या मैंने वो अपराध किया था? क्या नहीं। लेकिन उस पुलिस वाले के दबाव में आकर, उसके द्वारा जो हमें परेशान किया गया, जो मतलब एक तरीका अपनाया गया हाँ कहवाने के लिए, मैं उसके दबाव में आया और मैंने क्या कर दिया, हाँ कह दिया। इसी के लिए कहा गया है कि भाई कोई पुलिस वाला अगर किसी व्यक्ति का गवाही थाने में ले लेता है तो उसकी गवाही बाध्यकारी नहीं होगी, यानी कि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, लेकिन वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने, वो व्यक्ति न्यायाधीश के सामने अगर अपनी बातों को स्वीकार करता है तो उसकी बातों को माना जाएगा एज अ एविडेंस। यह बात याद रखिएगा कि ये पुलिस कस्टडी की बात की जा रही है कि पुलिस कस्टडी में उस अपराधी के द्वारा खुद का गवाही बाध्य नहीं होगा, लेकिन अगर वही अपराधी अगर न्यायाधीश के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपनी किए गए अपराध को स्वीकार करता है तो वह एविडेंस के तौर पे क्या किया जाएगा, अप्रूवल माना जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें समझ में आ गया होगा, भूतलक्षी विधियों से संरक्षण, जिस समय अपराध हुआ हो उसी समय के कानून के अधिकार सजा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक सजा, ये तो सिंपल है, और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्यकारी नहीं किया जाएगा, यानी कि हम कोई काम किए हैं तो हमको कोई दबाव देकर के हक कहेगा तो उसको न्यायालय में एविडेंस नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन मैं अगर मजिस्ट्रेट के सामने हाँ कहता हूँ तो वो एविडेंस के तौर पर क्या करेगा, काम करेगा। नेक्स्ट आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये ऐसे आर्टिकल है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो आपको लगेगा क्या सर बाकी जो शेष आर्टिकल है क्या वो समाप्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल छोटा ले लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो जब राष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो आपके सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, छोड़कर केवल 20 और 21 को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या कहता है, आप इसको ध्यान से देखिए,
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। पहला इसमें शब्द है प्राण और दूसरा इसमें संबंध है देह। प्राण का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, उसको विधि के अनुसार ही प्राण से वंचित किया जाएगा, प्राण से वंचित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी आर्टिकल है, कम से कम 2 क्लास इसमें लगता है पढ़ने में पूरे डिटेल्स में, लेकिन आप शॉर्टकट में समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसको प्राण से वंचित करना है या उसको सजाए मौत देना है, तो वही नियम अपनाया जाएगा उसको प्राण से वंचित करने के लिए जो सजा का या जो प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में उल्लेखित है। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि कानून में दिया गया कि किसी को मर्डर करने के बदले सजाए मौत मिलेगा, मतलब फांसी की सजा की जाएगी, तो भाई उसको जान से मारना ही है ना, तो क्यों उसको हम रखेंगे अपने कोर्ट में, उसको जिस दिन डेट देगा उस दिन डेट के दिन उसको बुलाएंगे फांसी के लिए, उसकी हम आखिरी इच्छा को पूछेंगे। इतना प्रोसीजर क्यों? इतना प्रोसीजर इसलिए क्योंकि सीधा लिखा गया है कि विधि के अनुसार क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति को प्राण से वंचित किया जाएगा। आगे आएंगे दैहिक स्वतंत्रता। इसको जब आप पढ़िएगा ना, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा चाहिए लंबा समय, लेकिन समय कम है तो शॉर्टकट में जाते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि मेरे शरीर की भी कुछ क्या है, अधिकार है। मतलब ये प्राकृतिक है, मेरा जो शरीर है ये किसी के द्वारा दिया गया नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, और ये गॉड गिफ्टेड है तो इस पे क्या होगा, मेरा खुद का अधिकार होगा। मतलब पहला शादी करने का अधिकार, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, इसी आर्टिकल में आता है। जीवन साथी का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार इसी आर्टिकल में आएगा। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार इसी आर्टिकल में आएगा। नींद का अधिकार इसी आर्टिकल में आएगा। और लास्ट में एक आता है, एक और है, जैसे शुद्ध पर्यावरण का अधिकार इसी में आएगा। और इसी आर्टिकल में क्या किया गया, एक 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और क्या किया गया, 21A एक आर्टिकल जोड़ा गया और इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान दिया गया, शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्योंकि जैसे जीवन साथी चुनना आपके लिए जरूरी है, विदेश जाना या कहीं पे घूमना आपके लिए जरूरी है, नींद का अधिकार आपके लिए जरूरी है, स्वच्छ पर्यावरण आपके लिए जरूरी है, वैसे ही शिक्षा भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। और ये शिक्षा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A में। कब जोड़ा गया, 2002 में। किस अमेंडमेंट के द्वारा, 86 अमेंडमेंट के द्वारा। और ये लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को इसे क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट की जब क्लास आएगी तो आपको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हम केवल 6 क्लास पढ़ाएंगे और उसमें डीपली क्या कर दिया जाएगा, आपको इन सारे आर्टिकल्स के बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसमें पहली बात यह कहता है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को प्राण से वंचित किया जाएगा। दैहिक स्वतंत्रता में किसी को इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग जीवन साथी चुनने का अधिकार है, उसको कहीं पर विदेश भी घूमने जाने का अधिकार है, उसको नींद का अधिकार है, उसको पर्यावरण का अधिकार है, और उसको 2002 से अब शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार। अब देखिए, गिरफ्तारी भी व्यक्ति को 2 तरह से होता है। एक को बोलते हैं दंडात्मक निरोध और एक को बोलते हैं निवारण निरोध। दंडात्मक निरोध, एक को बोलते हैं निवारण निरोध। आप सीधा समझिए कि कोई व्यक्ति जो अपराध कर दिया है उसके लिए एक प्रावधान है, और कोई अपराध करने वाला है उसके लिए भी एक प्रावधान है। मतलब क्या हुआ, मतलब अपराध की कर दिया उसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कुछ अधिकार है। और कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है और ये सरकार को पता चलता है, या पुलिस को या कार्यपालिका को या न्यायपालिका को पता चलता है ये बात, या किसी को भी पता चलता है, तो वो क्या करता है, पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो जब ये दंडात्मक निरोध में, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है और उसके विरोध में भी अधिकार उसको दिया गया है, और विरोध क्या, कौन सा अधिकार है, पहला कारण बताओ, यानी कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे क्या है, पूरा अधिकार है कि वो क्या करे, कारण को जाने कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा 24 घंटे के अंदर पास के न्यायालय में क्या करो, या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करिए, न्यायालय में क्या करिए, हमको भर्ती करिए।
पहला क्या कहता है, कारण बताइए, यानी कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका कारण बताइए। दूसरा, 24 घंटे के अंदर पास के न्यायालय में उपस्थित करवाइए। इसमें याद रखिएगा कि दो चीज़ शामिल नहीं है। पहला, अवकाश यानी कि अगर सैटरडे को गिरफ्तार करता है और संडे बंद रहता है तो उसमें 24 घंटा मायने नहीं रखता है। दूसरा, यातायात का समय, यातायात या आवागमन का समय, यानी कि कहीं जा रहा ट्रैफिक में फंस गया, वो भी इस 24 घंटे में नहीं आएगा। नहीं तो अगर अवकाश नहीं हो, मतलब बीच में कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं हो और यातायात भी ऐसा नहीं हो जिसमें उसको फंसने की संभावना हो, तब क्या किया जाएगा, उसको 24 घंटे के अंदर पास के न्यायालय में शामिल कराना होगा। इसमें एक और है, 3rd नंबर आर्टिकल में इधर लिख देता हूँ। इसमें तीसरा है। तीसरा क्या है? तीसरा यह कहता है कि कोई व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लिए हैं, उसको क्या किया जाए, मनपसंद का वकील दिया जाए। मनपसंद का वकील दिया जाए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि गिरफ्तारी के संबंध में भी दो प्रकार के, पहले गिरफ्तारी 2 प्रकार का है। पहला, कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है उसके लिए एक कानून है, और कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है उसके लिए एक कानून है। जो व्यक्ति अपराध कर दिया है और अपराध किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसको बताइए कि कौन सा अपराध किया है। तो पहला, कारण बताओ। दूसरा, गिरफ्तार कर लिए हैं, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने अवेलेबल कराया जाए ताकि सिद्ध हो जाए कि इसने अपराध किया है कि नहीं किया है। तीसरा, अगर ये अपराध किया है या नहीं किया, अगर इसे खुद को वकील रखने का मन है तो इसको मनपसंद का वकील अवेलेबल करवाया जाए। दूसरा कौन सा है? निवारक निरोध। इसमें क्या कहता है, इसमें एक सेकंड पानी पी लेता हूं। इसमें क्या कहता है, इसमें यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो कोई अपराध करने वाला हो, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, पुलिस अपने कस्टडी में, अपने हिरासत में ले सकता है, और उसके लिए ये अधिकार काम नहीं करेंगे। मतलब उस व्यक्ति को कारण नहीं बताया जाएगा, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पास के न्यायालय में शामिल नहीं कराया जाएगा, उस व्यक्ति को मनपसंद वकील रखने के लिए बाध्यकारी नहीं किया जाएगा। मतलब क्या किया जा सकता है, उसको अंडर कस्टडी बिना इन सब अधिकारों के दिए हुए रख सकता है। वो भी कितना माह तक? 3 माह तक। 3 माह तक। 3 माह के बाद क्या होगा सर? तो 3 माह के बाद भी यह आगे कस्टडी में रख सकता है। बस होता क्या है, यहाँ पे एक सलाहकार कमेटी होती है, वो कमेटी सिफारिश करती है कि इसको आगे भी कस्टडी में रखना है या नहीं रखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा तेजी में चल रहे हैं क्योंकि मुझे कम समय में पूरे आर्टिकल को कवर करना है। आगे आएंगे अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध। ये सिंपल आर्टिकल है। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है? एक तो मानव हो गया और दूसरा बेचना, यानी कि मानव को आप कभी भी बेचिएगा नहीं। इसे क्या किया गया है? इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको पता पहले ऐसे होता था कि किसी व्यक्ति को क्या कर दिए, बेच दिए, बेचने के बाद वो आपका गुलाम बन गया और उससे क्या करिए, बहुत सारा काम करवाइए। जैसे आप सुने होंगे कि FST के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसके पास 1,80,000 दास था। दीवाने बंदगा नामक एक अलग ये कमेटी का गठन भी किया था। तो वैसी प्रक्रिया जो पहले थी, या हमारे जो ब्रिटिशर्स आए वो भी क्या करते थे, किसी व्यक्ति को क्या कर लिए, कहीं से उठा लिए, जैसे अफ्रीका के क्षेत्र में ज़्यादा हुआ तो उठा लिए, वहाँ से पैसा देकर के, कुछ पैसा देकर के जाके बाहर में क्या करवा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। वही क्या कहलाता है, मानव दुर्व्यापार, यानी कि मानव का बेच बड़ोख ये सब किया नहीं जाएगा। अगला, बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध। बलात्कार श्रम का मतलब क्या हुआ? बलात्कार श्रम का मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक आप कार्य नहीं करवा सकते हैं, बलपूर्वक आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये क्या है, इस बात को भी समझिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जमींदार लोग जो है, जैसे आप फिल्म देखे होंगे एक बाहुबली, तो बाहुबली फिल्म का जो पार्ट 1 वाला फिल्म है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 वाला, उसमें जो बड़ा वो भल्लाल देव का मूर्ति होता है, उसको कुछ मजदूर उठा रहे होते हैं। तो आपको फिल्म देख के क्या लगा है कि वो जो मजदूर है उसको भल्लाल देव वेतन देगा, सैलरी देगा, उसको मजदूरी देगा? नहीं देगा, क्योंकि क्या करवाया जा रहा है, वो राजा है, वो अमीर है, वो क्या कर रहा है, गरीब लोगों को उठा करके लेकर आ रहा है और जबरन कार्य करवाया रहा है। और यहाँ पर इस पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, आप जबरन कार्य नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए एक बात याद रखिए, कम उम्र है मेरा, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं लगता मुझे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, ये तब तक सक्सेस नहीं माना जाएगा जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ,
और बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम कभी भी सफल इंसान नहीं कहे जाएंगे। और आप अगर पढ़ रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है कंपटीशन में, तो आप भी सफल इंसान कभी भी कहलाइएगा नहीं। ये जो दरिया है, मैं क्या बताऊं, सुबह से दोपहर तक, शाम तक आपको घर का काम करना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद रात को क्या करना है, आपको मैच्योरिटी के साथ कम से कम 4 घंटा टाइम एक्सपेंड करना है। और ये होता नहीं है बाबू आजकल के जीवन में। खास करके हम लोग के जो उम्र के बच्चे हैं वो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो एजुकेशन को, यानी कि पढ़ाई को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। आप सेल्फ स्टडी करिए। मेरा पढ़ाना, मैं स्पेशली अपने कोचिंग के बच्चों के लिए ये मैंने प्लेटफॉर्म चालू किया कि जिनका टॉपिक वो छूट गया है उसे क्या करवा दिया जाए, कवर करवा दिया जाए। आप इतना ज़्यादा पढ़िए, इतना ज़्यादा पढ़िए, इतना ज़्यादा पढ़िए कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। किस्मत के भरोसे रोना नहीं है। वो कैसे, तो एक शायरी है कि क्यों बैठकर देखता है अपने हाथ की लकीरों को, उठ खड़ा हो, मेहनत कर और बदल दे अपनी तकदीरों को। वही वाला हाल है यहाँ पर भी। आप क्या करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और तब मेरे वीडियो को देखिए और खूब देखिए, खूब पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ें। कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर होगा मेरे पास, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे पे फ़ोन करिए। जो टॉपिक आपको लग रहा हो कि सर ये टॉपिक मेरा वीक है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, कोई भी सेक्टर का, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये वाला टॉपिक आप कवर करवाइए। मैं वो टॉपिक नेक्स्ट देखिएगा आपके लिए वो ला करके दिखाऊंगा और ऐसी क्लास दूंगा कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये क्या है, ये एक ट्रेलर है। जैसे आर्टिकल आप 21 ही पढ़ रहे थे, अभी 21 में 2 घंटा लगता है पढ़ाने में। मेनका गांधी केस क्या है, कोई आत्महत्या, कोई अगर व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, वो मरने के कगार पे है, तो उसको हम जान से मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, तो कहेगा हाँ जान से मार सकते हैं। कैसे जान से मारेंगे, क्या प्रक्रिया है, कौन सा केस आया, किस वर्ष केस आया, ये सारी जानकारी कब मिलेगी, जब आप फाउंडेशन बैच में या मतलब कभी रेगुलर क्लास फंडामेंटल राइट पे लेंगे, तो उस समय। नेक्स्ट बात करें, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जाएगा, कोई बड़े उद्योग में कार्य नहीं करवाया जाएगा, खनन में यानी कि माइंस में काम नहीं करवाया जाएगा। कई बच्चे को कमेंट करते हैं कि क्या सर कोई बच्चा होटल में काम कर रहा है तो वो इलीगल नहीं है, तो वो इलीगल नहीं है। मैं बता रहा हूं कि बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध हमारे संविधान में नहीं है। पूर्ण प्रतिबंध हमारे संविधान में नहीं है। केवल प्रतिबंध की बात वही करता है जहां पर क्या हो, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। और उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव कहां कहां पड़ सकता है, तो पहला अगर कारखाना में काम करेगा तो, किसी बड़े उद्योग में काम करेगा तो, और किसी खान माइंस में काम करेगा तो। बाकी उसके योग्य जो काम है वो क्या कर सकता है। और उसके लिए मतलब वो बाल श्रम के लिए संविधान में प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 25 से 28, ये मैं सीधा एक लिख देता हूं, धार्मिक का अधिकार है। ये धार्मिक अधिकार। और इस धार्मिक अधिकार में एक आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल है 25। और ये 25 क्या कहता है, यह 25 कहता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई का, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह क्या अंतःकरण से क्या कर सकता है, धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, या उसका प्रचार कर सकता है। फिर से एक बार, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से यानी कि अपने मन से क्या करेगा, किसी भी धर्म को मानेगा, नहीं मन है तो नहीं मानेगा। दूसरा, आचरण करेगा। आचरण का मतलब क्या हुआ, आप जैसे देखे होंगे कोई शिव गुरु, जैसे हमारे यहाँ होता है नीलम दीदी और कौन भैया होता है जी, हरेंद्र भैया, नीलम दीदी हरेंद्र भैया वाला कहानी देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि कोई महिलाएं क्या करती है, पूरा माला ये सब पहन लेंगी और मतलब क्या करेंगी, वो दिखाएंगी, मतलब आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये क्या है, शिव गुरु के भक्त हैं। लेकिन क्या जो सारे लोग महादेव को मानते हैं, क्या वो कंठी माला ये सब पहनते हैं क्या? इसका लड़का भी कम नहीं है, आज का लड़का भी कम नहीं है। सावन आएगा ना, खूबे भांग पिएगा, खूबे गांजा फूकेगा, खूब सिगरेट पिएगा, स्टेटस रहेगा कि हम बाबा के क्या है, भक्त हैं। तो क्या हम बाबा के भक्त नहीं हैं? तो क्या हम दिखा रहे हैं? क्या दिखाना ही किसी धर्म के मामले में क्या कहलाता है, आचरण कहलाता है। आप शो कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस धर्म को मान रहे हैं, इस धर्म में इस ब्रांच को मान रहे हैं, इस शाखा को मान रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, आचरण में लाना। यानी कि आप किसी भी धर्म को मानिए, हिंदू धर्म को मानिए, मन नहीं है भगवा रंग का कपड़ा पहनने का तो नहीं पहनिए,
मन नहीं है अगर बजरंगबली का नारा लगाने का तो नहीं लगाइए, आप अंतःकरण से ही मानिए, लेकिन मानिए। नहीं मन है साफे नहीं मानिए, ये कौन कहता है? पहला, मानने का अधिकार अथवा नहीं मानने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार अथवा नहीं करने का अधिकार, प्रचार करने का ये भी अधिकार ही। आप लोग देखे होंगे वो नीलम दीदी हरेंद्र भैया वाला में एगो बड़का को चोंगा लगा देगी और महिलाएं बोलते कि जान हम दुख में हलुआ तो सपना में अलथुन अला के बाद हम दुख दूर हो गए, ऐसे करके बताती हैं। तो वो बता रही हैं, मतलब वो क्या कर रही हैं? प्रचार कर रही हैं कि मैंने शिव भगवान की आराधना की और मुझे क्या हुई? दुख से मुक्ति मिली, मेरे लाइफ में क्या आया? सुख आया। ये क्या किया जा रहा है? प्रचार किया जा रहा है। हम लोग भी ऐसा नहीं है, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह सीधा क्लियर कर दिया है, प्रचार करिए चाहे नहीं करिए। मतलब मैं खुद ही देखा जाए तो मैं पर्सनली कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा मतलब भक्त तो नहीं कर सकता, फैन हूँ उनका। उनके जो बोलने की जो आइडियाज़ हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट है, जैसे भगवत गीता में लिखा गया है, हम लोग यूट्यूब पर देखते भी हैं, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं एक बांसुरी ले लिया हूँ, मैंने वो पट्टा बांध लिया है, मैं गाय को चरा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। हम अंतःकरण से मान रहे हैं, उसको आचरण में नहीं ला रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। आई थिंक आपको आर्टिकल 25 समझ में आ गया होगा कि अंतःकरण से किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसमें एक बात और है, आप याद रखिएगा। बात क्या है कि आप जो सिख को देखते हैं, उस सिख को इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है? कृपा धारण करने का अधिकार है। वो देखे होंगे आप लोग, तलवार छोटा सा लिए हुए रहते हैं, कृपाण धारण करने का अधिकार है। दूसरा, इसी आर्टिकल में हिंदू धर्म को परिभाषित किया गया है और इसमें 3 धर्मों को रखा गया है। इसमें 3 धर्म को रखा गया है। पहला है बौद्ध, दूसरा है जैन और तीसरा है आपका सिख। बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों क्या किया गया है? हिंदू में रखा गया है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में। देखिए आर्टिकल 26 का है। आर्टिकल 26 का होता है मैनेजमेंट का अधिकार, प्रबंधन का अधिकार। किसी भी धार्मिक जो मतलब धार्मिक आप सम्मेलन कर रहे हो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 36 के तहत क्या होता है? कोई गिरजा, कोई मंदिर या किसी मस्जिद का स्थापना किया जाता है, क्योंकि अधिकार है प्रबंधन करने का। उसके बाद अनुच्छेद 27 में क्या है? 27 में क्या होता है? टैक्स के लिए कि राज्य ऐसे कोई टैक्स नहीं लेगा जिसकी वो बात कर रहा है कि धर्म पे खर्च करेंगे। यानी कि राज्य किसी विशेष धर्म पर खर्च करने के लिए किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेने के लिए बाध्यकारी नहीं करेगा। यानी कि टैक्स वाला मामला किसमें है? 27 में। 28 में शिक्षण संस्थान में है। इसमें जब आप पढ़िएगा कभी मेरा रेगुलर क्लास, तो हम बताएंगे कि इसमें बताया गया पूर्ण पोषित संस्थान। पूर्ण पोषित संस्थान नहीं हो, आप सीधा समझिए कि किसी भी शिक्षण संस्थान में जो किसी राज्य के द्वारा संचालित की जा रही हो, उसमें किसी विशेष धर्म को शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और अगर वह संस्था पूर्ण पोषित नहीं हो, मतलब प्राइवेट संस्था ही हो, लेकिन राज्य उसको कंडक्ट कर रही है, उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन धार्मिक शिक्षा को आचरण में लाने का या पढ़ने के लिए उस पर ज़्यादा दबाव दिया, ज़्यादा क्या मतलब उसको बाध्यकारी नहीं किया जाएगा। आगे अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कहता है, पहले अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा एवं अपनी लिपि को क्या कर सकता है? संरक्षित रख सकता है, संरक्षित रख सकता है। यह कौन सा आर्टिकल बोलता है? यह आर्टिकल बोलता है आपका कौन? 29। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, या जो ब्रिटिश ले लिया जाए, कोई ब्रिटिश व्यक्ति है जो मूल रूप से ब्रिटिश का है लेकिन भारत का नागरिकता ले रखा है, या कोई ब्रिटिश यहाँ पर आकर के रह रहा है, उसको अपनी भाषा एवं अपनी लिपि का, यानी कि जिस भाषा लिपि में वो है, वो क्या कर सकता है? संरक्षित रख सकता है। उसके बारे में वो प्रबंध कर सकता है, लोगों को बता सकता है, उसको संरक्षित कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? 29। लेकिन उसी को जब ये किसी संस्थान के माध्यम से जब प्रचार करेगा तो ये जो अधिकार दिया गया है, ये दिया गया अनुच्छेद 30 में। यानी कि 29 क्या कहता है? किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपनी भाषा एवं लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? कि किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपनी भाषा एवं लिपि का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा, और वह अधिकार या वह प्रचार जिस संस्था से करेगा उसका प्रबंधक वो खुद होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। आप लोगों ने देखा मौलिक अधिकार, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार क्या है? तो ये राज्य के विरुद्ध गारंटी है। मतलब जो इसमें बातें लिखी गई हैं वो आपको क्या कर रहा है? एक मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपके साथ राज्य गलत नहीं कर सकता है। अब बात आया सर गलत करेगा तो गलत करेगा
तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कौन कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रीट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? रीट। रीट क्या, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी अगले दिन। और ये रीट जारी करता है 5 प्रकार का। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है, फिर से एक बार कि हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार। उपचार, उपचार मतलब जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं पीछे, अगर उसमें से किसी का हनन हुआ, अगर किसी व्यक्ति ने आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, अतिक्रमण किया या नहीं दिया, तब क्या होगा? सीधा व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि मामला काफ़ी गंभीर है और आपको उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। यह इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि एक हमारे बहुत बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने क्या कह दिया? इस आर्टिकल को कह दिया आत्मा, कि ये क्या है? तो ये है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा यानी कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोलेंगे? 32 को। संविधान का उपचार किस आर्टिकल में है? 32 में। इसमें क्या है? तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा, अगर राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, तो वह व्यक्ति सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी करता है। अब रीट क्या हम पढ़ेंगे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार परीक्षा होता है। उसके बारे में भी कभी मौका मिलेगी तो चर्चा करूंगा मैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल आपका आ गया DPSP से। DPSP क्या है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए क्या हुआ कि जब आजाद हुआ भारत, एक सेकंड पानी पी लेता हूं। जब आजाद, बैठ जाओ मनीष, बैठ जाओ। जब आजाद हुआ भारत, चाहे रहो तुम वहीं पर, ठीक है। जब आजाद हुआ भारत, तो भारत में जो संविधान लिख रहे थे उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वो चुनौती क्या थी? वो चुनौती यह थी कि क्या जो जो आवश्यकताएं चाहिए हमारे भारत के नागरिकों को, क्या उन सबको दे दिया जाए। लेकिन एक कंडीशन ये भी था कि उन लोगों के पास इतना ज़्यादा संसाधन नहीं था कि वह सारे के सारे जो जरूरत, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको अवेलेबल कराए। तो जो अत्यंत जरूरी था, जैसे बोलने का अधिकार, छुआछूत खत्म करने का अधिकार, भेदभाव नहीं करने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो एकदम नेसेसरी था, उसको उन लोगों ने जोड़ दिया मौलिक अधिकार में। लेकिन जरूरी तो था, लेकिन सरकार के पास इतना संसाधन नहीं था कि वह क्या कर पाए, वह उन सारे प्रावधानों को लागू कर सके। तो उसको जोड़ दिया गया कहाँ पर बाबू? DPSP में। और कहा गया कि राज्य भविष्य में कोई अगर कानून बनाती है तो वो क्या करेगी? DPSP को फॉलो करेगी। यानी कि क्या है? एक राज्य, यानी कि जो हमारा देश है उसमें जो संसद कानून बनाती है उसके लिए ये मार्गदर्शक का काम करता है। यानी कि उन लोगों को इसके ऊपर नज़र दौड़ाना होता है कि कहीं अगर मेरे पास शक्ति है तो इनको क्या करवा दिया जाए? लागू करवा दिया जाए। यानी कि मौलिक अधिकार DPSP में क्या अंतर हुआ? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार थे जो एकदम अत्यंत आवश्यक थे और मिलना ही चाहिए था, उनको दिया गया, उनको भाग 3 में जोड़ दिया गया 12 से 35 के बीच में। लेकिन जो जरूरत तो थे, लेकिन सरकार के पास इतनी संसाधन नहीं थी कि वो सारे संसाधन, वो सारे अधिकारों को दे पाए, तो उनको क्या कर दिया गया? DPSP में जोड़ दिया गया। और कहा गया कि राज्य जब भविष्य में कानून बनाएगी, जब राज्य सक्षम हो जाएंगी इन प्रावधानों को लागू करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? इनको लागू कर देगी। उनको जोड़ दिया गया DPSP में। DPSP का बात किया जाए, ये 36 से 51 तक है। हम लोगों ने लिया है कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया है। यह किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में है। इन सबको याद रखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 36 एवं 37। अनुच्छेद 36 में देता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही राज्य की परिभाषा कहाँ पर है? 36 में। और 12 में परिभाषा क्या है उसको आप सिंपल समझिए कि जो भी आपको सरकारी संस्थान दिखाई देता है, चाहे वो सरकारी कंपनीज हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी कॉलेजेस हो, चाहे वो सरकारी कोई जो भी सरकारी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कोई संस्था है, कोई बिल्डिंग है या कोई स्कूल है, कोचिंग है, कुछ भी है, अगर वो सरकारी है तो वो क्या कहलाएगा? वो राज्य कहलाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 37 में क्लियर कर दिया गया कि बाबू हाथ जोड़ते हैं,
राज्य के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह DPSP में उल्लेखित प्रावधानों को आपका अधिकार समझ के जब चाहिएगा जब आपको दे सकेगा। ऐसा नहीं है। जब राज्य सरकार के पास उतना संसाधन आएगा तो वह खुद ही इसको लागू करेगा, और अगर नहीं भी लागू करता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि DPSP वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। यानी कि DPSP में जो भी हम प्रावधान को पढ़ेंगे, अगर वो नहीं मिल पाता है तो क्या होगा, हम उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि एक मध्यस्थता समझते, बैलेंस, संतुलन बनाने का प्रयास करेगी। कौन प्रयास करेगी? देखो, करेगा नहीं, मौका मिलेगा करेगा, नहीं मिलेगा तो इससे सीखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी ये करेगा। राज्य क्या करेगा, संतुलन बनाने का प्रयास करेगा देश में। और संतुलन कैसे बनेगा, तो सामाजिक न्याय करके, आर्थिक न्याय करके, और कैसे, राजनीतिक न्याय करके। और कैसे, तो संसाधनों का जो हमारे संसाधन है, बिजली, कोयला, जो भी, उनका समान विकेंद्रीकरण करके। फिर से एक बार, अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास करेगा, और वो आधार क्या होगा कि वो सामाजिक न्याय करे, यानी कि समाज में सबको बराबर रखे, आर्थिक न्याय करे, जो भी भारत के पास संसाधन उनको समान वितरण करे, राजनीतिक न्याय करे, सभी को मौका मिले। और ऐसा है भी, अभी भी मुखिया का इलेक्शन होता है तो 5 साल 10 साल जनरल के लिए होता है, 10 साल जो नीचे समुदाय के लोग हैं उनके लिए ऐसा होता है। मतलब आप समझ गए होंगे क्या करेगा, संतुलन बनाने का प्रयास करेगा, सामाजिक न्याय करके, आर्थिक न्याय करके, राजनीतिक न्याय करके, और संसाधनों का क्या करेगा, समान विकेंद्रीकरण करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 39 ये कहता है पहले कि समानता का प्रयास करिएगा। असमानता किसके बीच में, तो मेल एवं फीमेल के बीच में। और इसी में कहा गया कि आप क्या करिए सर, समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। आज ऐसा होता भी है कि किसी एक पोस्ट पे मेल फीमेल दोनों में, यानी कि कोई पुरुष कोई महिला काम कर रही है, तो दोनों का कार्य करने का जो तरीका होगा वो अलग हो सकता है। यानी कि जितना सक्षम है लड़की, उसी के पावर, मतलब जितना काम करने का उनके पास इफिशियंसी है, उसी अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। मतलब काम में भले ही पुरुष ज़्यादा काम कर दे, लेकिन जो सैलरी की बात आएगी वो दोनों को कैसे मिलेगा, समान मिलेगा। यानी कि अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य, जो एक बहुत बड़ा अंतर था आज़ादी के पहले, या मुगल काल में, या सल्तनत काल में, या उससे भी पहले, जब ऋग्वैदिक काल से जब स्थिति दयनीय हुई महिलाओं की, DPSP में जोर दिया गया कि धीरे धीरे क्या कर दिया जाए, इनकी समानता को कम किया, मतलब समानता को बढ़ाया जाए, दोनों को बराबर लाया जाए। और इसी के लिए प्रावधान लाया गया समान कार्यों के लिए समान वेतन। यानी कि आपसे पूछेगा कि समान कार्यों का समान वेतन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 में है आपका पंचायती राज व्यवस्था। यानी कि राज्य क्या करेगा, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करेगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये 1950 में कह रहा है कि राज्य जब सक्षम हो वह क्या करे, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का प्रयास करे। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष दशाओं में काम। विशेष का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बूढ़ा है या विशेष दशाओं में काम कर लो, या इसी को सहायता कर दो, दोनों की है। कुछ विशेष दशाओं में सहायता, बूढ़ा हो गया, जैसे कोई विकलांग हो गया, मतलब ऐसे व्यक्ति जो नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, मतलब जो काम करने में सक्षम नहीं है, उसे क्या करे, कुछ ना कुछ सरकार क्या करे, सहायता करे। ऐसा होता भी है। इनके लिए साइकिल, इनके लिए हर जगह कुछ न कुछ छूट का प्रावधान दिया गया है। इनके लिए आप पढ़ते होंगे वृद्धा पेंशन के बारे में, इनको वृद्धा पेंशन दिया गया है। तो यही कहता है कि कुछ विशेष दशाओं में क्या करिएगा, काम का व्यवस्था करिएगा या सहायता देने का प्रयास करिएगा। अनुच्छेद 42 अभी देख रहे हैं ना, लिखने का फायदा कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं लिखे होते तो क्या होता, धीरे धीरे लिखना पड़ता, टाइम ज़्यादा लगता। न्याय संगत मनोनीत एवं प्रसूति सहायता देने का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। न्याय संगत का मतलब क्या हो गया, न्याय संगत का मतलब यह हुआ कि जितना वह काम करने में सक्षम है, मतलब जैसा वो काम करने में सक्षम है वैसे ही क्या करिए, उसको काम दीजिए। चाहे लड़का हो, मतलब कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, या कोई भी व्यक्ति हो। जैसे आप समझ पा रहे होंगे,
मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो क्या ऐसा कहने का मतलब है। न्याय संगत का मतलब क्या हुआ कि जो जितना सक्षम है काम करने के लिए उसको उसी आधार पे क्या किया जाए, कार्य दिया जाए। दूसरा मनोचित मतलब सही दशा में, सही दशा में। आप नहीं देखते कि काम करते करते